हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जे के मेहता के द्वारा दी गई डेफिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स थिंकर्स ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी हुई हैं। To know the nature, meaning and subject matter of any science, its definitions are studied. For this reason, the philosophers of every field have defined different sciences. Different economists have given different definitions of economics according to their own viewpoints, and as a result definition of economics have become more controversial. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा के जब बारे में बात करेंगे तो जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं तो उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई हैं और इकोनॉमिक्स में इतनी डेफिनेशन जुड़ गई हैं, इतनी ज़्यादा अधिक हो गई हैं कि यदि हम सोचें कि इनमें से किसी एक अच्छी परिभाषा को चूज करना है, एक अच्छी डेफिनेशन को चूज करना है तो यह काम बहुत ही कठिन है। और साथ में यह भी देखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं तो उनके बीच में कंट्रोवर्शियल शुरू हो गया है, बहुत ही गहरा मतभेद है परिभाषाओं को लेकर कि इकोनॉमिक्स क्या है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैज डिफाइंड इट एज साइंस ऑफ वेल्थ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी हुई है तो उनके अनुसार जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, वह साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान है। वहीं पर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को अगर हम समझेंगे तो वहाँ पर उन्होंने कहा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमिक्स की सही डेफिनेशन है। रॉबिन्स की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो स्कैर्सिटी सेंटर्ड है, तो उन्होंने जो दुर्लभता होती है, जो सीमितता होती है, जो रिसोर्सेस सीमित हैं, कम हैं, उनके बारे में चर्चा की है। सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को बताया है ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। तो सैमुअल्सन के अनुसार विकास संबंधी परिभाषा दी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आपकी वेस्टर्न इकोनॉमिक्स थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। टू डिफाइन इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। J.M. Keynes has rightly said इकोनॉमी is said to have strangled itself with definitions। तो यहाँ पर इतनी अधिक परिभाषा होने के कारण, इतनी ज़्यादा डेफिनेशन होने के कारण J.M. Keynes ने यह तक कह दिया है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसने डेफिनेशन से अपना गला घोंट लिया है। ठीक है, इसी को फॉलो करते हुए बारबरा बूटन ने कहा है whenever 6 economists are gathered there are 7 opinions for the sake of convention। तो यहाँ पर जो बारबरा बूटन हैं उन्होंने जब कभी बोला कि जब कभी 6 इकोनॉमिस्ट या 6 अर्थशास्त्री 6 इकोनॉमिस्ट इकट्ठे हो जाएं, है ना, तो वहाँ पर उनके कितने ओपिनियन निकल के आएंगे? वहाँ 7 ओपिनियन निकल के आएंगे। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं, हम गहरा मतभेद देख रहे हैं। वेल्थ डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं वेल्थ डेफिनेशन की कि धन संबंधी जो परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। J.B.C. Barker have been included. Adam Smith considered as the father of economics in his famous book has defined economics as an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. He has considered economics as the science of wealth। तो हम यहाँ पर बात करते हैं वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन की। तो यहाँ पर वेल्थ रिलेटेड जो डेफिनेशन है वह दी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ के साथ साथ J.B.C. बाकर, इन्होंने भी इनकी जो डेफिनेशन है उसको सपोर्ट किया है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता समझा जाता है, फादर माना जाता है। और इनकी जो बुक है जो 76 में लिखी गई थी, तो इनकी जो बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज, यह इनकी बुक सामने आई थी जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को प्रतिपादित किया हुआ है, लिखा हुआ है। और उसमें उन्होंने क्या बताया है, इस बुक में उन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वह साइंस ऑफ वेल्थ है।
डेफिनेशंस JBC इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच ट्रीट ऑफ वेल्थ है। यहीं पर हम देखते हैं कि JBC के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स ऐसा विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। FL वाकर की ना डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेटेड टू वेल्थ है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। एडम स्मिथ, अब यहाँ पर एडम स्मिथ ने क्या कहा है डेफिनेशन में, वह समझ लेते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्डेड विथ एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation. Thus it is a science of wealth है। तो एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी हुई है इकोनॉमिक्स की, तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो राष्ट्रों की संपत्ति, जो नेचर क्या कहते हैं रिसोर्सेस होते हैं, है ना, तो राष्ट्रों की जो संपत्ति होती है उसके जो नेचर होता है, तो उसके नेचर और जो कारण होती है उसकी जांच पड़ताल से संबंधित है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, तो एडम स्मिथ के द्वारा जो डेफिनेशन दी हुई है वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो वेल्थ एज द सेंट्रल पॉइंट, एडम स्मिथ ने माना है कि जो वेल्थ है वो सेंटर पॉइंट है। वेल्थ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज वेल्थ। इट इम्प्लाइज मनी, बिल्डिंग, ग्रैंड्स एंड अदर मटेरियल गुड्स। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि वेल्थ ही जो है, जो संपत्ति ही है, वह सेंटर पॉइंट है। सेकेंड उन्होंने कहा है कि मैन इन द सेकेंड प्लेस, तो उन्होंने मैन को क्या है सेकेंड प्लेस रखा हुआ है, और फर्स्ट प्लेस किसको रखा हुआ है, वेल्थ को रखा है। इन इकोनॉमिक्स बोथ वेल्थ एंड मैन आर स्टडीड, बट वेल्थ इज गिवन द फर्स्ट पोजीशन एंड मैन इज पुट एट द सेकेंड प्लेस। थर्ड वो कहते हैं कि द एम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी, तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो अर्न मनी करने के लिए होती है, धन कमाने के लिए होती है। जितनी भी है ना एक्टिविटीज की जा रही है ह्यूमन के द्वारा, वह सिर्फ वेल्थ या मनी के अर्न करने के लिए ही हो रही है। द एम ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी, द वेस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस इज वेल्थ है, क्योंकि अगर व्यक्ति को हैप्पीनेस चाहिए है तो उसका वेस क्या होगा, वेल्थ ही होगा। इंडिविजुअल वेल्थ एज द बेसिस ऑफ नेशनल वेल्थ है। विद द इंक्रीज इन इंडिविजुअल वेल्थ देयर इज इंक्रीज इन नेशनल वेल्थ, यदि इंडिविजुअल वेल्थ है ना इंक्रीज होती है तो नेशनल वेल्थ भी इंक्रीज होगी। वेल्थ इज द ओनली बेसिस ऑफ ऑल जॉयस, तो जो भी जॉयस होगी, जो हैप्पीनेस होगी, वो हमें किससे मिलेगी, वेल्थ से ही मिलेगी। क्रिटिसिज्म और डिमेरिट्स ऑफ वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन में हमने देखा कि उन्होंने धन को ही सब कुछ माना है, मनुष्य को सेकंड स्थान पर, सेकंड पोजीशन पर रखा है। तो उनकी इस डेफिनेशन की बहुत ही आलोचना हुई है, और उस आलोचना के तहत क्या क्या आलोचना की गई है आलोचकों के द्वारा, इसे हम समझ लेते हैं। As it is clear from these definitions, in that period, wealth was given more importance as compared to man, as a result of which exploitation, oppression, and corruption spread in the society. Witnessing this plight, social reformers and economists of that time called economics as the dismal science, mammon worship, science of bread and butter, etc. and criticized of rigidly। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एडम स्मिथ ने परिभाषा दी हुई है, उस परिभाषा की आलोचना करते हुए आलोचकों ने यह कहा है कि इनकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा के कारण इंग्लैंड में लोगों ने धन को ही सब कुछ मान लिया, और धन को कमाने में इतने ज़्यादा मतलब उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट धन को दिया कि सोसाइटी क्या क्या करने लगे, वो एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, है ना, ऑपरेशन, करप्शन, है ना, तो वहाँ पर क्या होने लगा, शोषण होने लगा, करप्शन होने लगा, भ्रष्टाचार फैल गया। यहाँ तक कि जो
लेडीज़ थी, जो वीमेन थी, है ना, वर्कर थी, वीमेन वर्कर थी, है ना, जो ओल्ड मैन थे, इन सब का भी, बच्चों का भी शोषण होने लगा था। और इस कंडीशन को देखकर वहाँ के जो समाज सुधारक थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द टाइम कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज द डिसमिल साइंस। उन्होंने क्या कहा, इसे डिसमिल साइंस कहा, गणित विज्ञान कहा, और मेमन वर्शिप, कुबेर की विद्या कही, और साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर कहा, और साथ में ये कहा कि यह रोटी मक्खन का विज्ञान है। और इस तरीके से उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की है। अब हम इनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं कि कौन कौन सी आलोचनाएं यहाँ पर की गई हैं। मोर एम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल्थ है। तो सबसे पहले तो क्या किया गया है कि धन पे आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। यहाँ पर ह्यूमन को क्या किया है, सेकंड पोजीशन पे रख दिया है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखा जा रहा है, वेल्थ को, मतलब धन को ही सब कुछ माना जा रहा है, मनुष्य कुछ भी नहीं है। धन को साध्य मान लिया गया है, मीन मान लिया गया है, और मनुष्य को साधन मान लिया गया है। एसेप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक मैन, तो यहाँ पर एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना की जा रही है, एक ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हुए, सिर्फ वेल्थ को अर्न करना, मनी को अर्न करने पर ही फोकस कर रहा है। उसके माइंड में, है ना, किसी प्रकार की काइंड नहीं है, लव नहीं है, रिलीजन नहीं है ना, मतलब न दया है, न प्रेम है, न धर्म है, वह कोई भावनाएं नहीं है, सिर्फ उसके लिए सब कुछ क्या है, पैसा ही सब कुछ है। नैरो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसे कर दिया है, संकुचित कर दिया है। कैसे संकुचित कर दिया है, तो इन्होंने सिर्फ भौतिक वस्तुओं को धन माना है। कौन सी वस्तुओं को, जो भौतिक वस्तुएं हैं। जो अभौतिक वस्तुएं होती हैं, जो गुड्स होती हैं, थिंग्स होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, जैसे एक टीचर टीचिंग करता है ना, तो इन सारी ना फैकल्टी को जो है, आपकी जो फैकल्टी हैं, या फिर है ना, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, तो इनकी जितनी भी सर्विस हैं, इन सबको क्या कर दिया है, अनदेखा कर दिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नैरो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वह कैसा कर दिया गया है, बहुत छोटा कर दिया गया है। अब देखेंगे हम सेकेंड वीडियो में वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।